हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस के ऊपर होगा। मीन्स किसी भी वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस के अंदर वाइब्रेशन किस टाइप से प्रोड्यूस होती है इसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो एग्जाम में पूछा जाता है डायटोमिक लैटिस के अंदर वाइब्रेशन किस टाइप से होती है, या पूछता है मोनो एटोमिक लैटिस के अंदर वाइब्रेशन किस टाइप से होती है। तो मोनो एटोमिक वाले के ऊपर हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल की सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे यूज किया, हमारे पास एक वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस है। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब हमारे पास जो लैटिस है वो दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है। अब लैटिस दो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना है तो उनका मास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हमने मान लिया हमारे पास ये दो एटम है, हमने दो एटम की वन डायमेंशनल अरेंजमेंट मान ली यहाँ पे। अब दो एटम है तो हमने यहाँ पे इनका मास भी क्या मान लिया, अलग अलग मान लिया। एक एटम थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं, एक एटम थोड़ा सा छोटा मान लेते हैं। इस एटम का मास मान लिया हमने m2 है, इस एटम का मास क्या मान लिया, m1 है। सेम इसका मास m2, इसका मास हमने m1 मान लिया, ये m2 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे डायटोमिक का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो हम यहाँ पे NaCl ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं। इस टाइप के हम वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस ले सकते हैं। अब ये जो दो एटम है, ये एटम हमने मान लिया कि एक मासलेस स्प्रिंग से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है। या फिर हम इसी में ये बोल सकते हैं, सपोज हमारे पास दो एटम है जो कि एज ए बेसिस वेक्टर लैटिस पॉइंट के ऊपर रखे हुए हैं। हमने ये दो एटम मान लिए, ठीक है। और ये जो एटम है वो किसके एज ए बेसिस वेक्टर है जो, और उनको प्लेस कर रखा है किसके ऊपर, एक लैटिस पॉइंट के ऊपर प्लेस कर रखा है। और इन दो एटम के बीच की जो स्पेसिंग है वो हमने क्या मान ली, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस a मान ली। मतलब जब ये वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस इक्विलिब्रियम में था तो इन दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या थी, a थी। जितने भी एटम होंगे सबके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे a रहेगी। अब हमने बोला यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, मान लिया हमारे पास ये दो एटम है, कोई भी दो एटम है तो इसमें नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। जब इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स इक्वल हो जाएगा तो ये किस में हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाएंगे। ठीक है। अब ये तो बात थी इक्विलिब्रियम की। हमें क्या पढ़ना है, किसी वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस के अंदर वाइब्रेशन किस टाइप से होगी। तो इसमें वाइब्रेशन बेसिकली, वाइब्रेशन का रीजन दो टाइप से हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि मैं बाहर से इस वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस को मैं बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवा दूं। तो बाहर से जैसे ही मैं एनर्जी प्रोवाइड करवाऊंगा तो ये जो डायटोमिक लैटिस है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि ये अपनी इंटरनल एनर्जी के कारण इसके जो एटम है वो ऑक्सीलेट करना स्टार्ट कर दे। और यहाँ पे जो ऑक्सीलेशन होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में ही होगा। मतलब जो एटम वाइब्रेट करेंगे वो भी एक्स डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करेंगे। अब यहाँ पे वाइब्रेशन किस टाइप से होगी, हमने क्या बोला, हमारे पास दो एटम है। अब दो एटम कैसे हैं, मान लिया m2 का जो मास है वो ज़्यादा है किससे, m1 से। तो वाइब्रेशन भी बेसिकली दो टाइप से हो सकते हैं। यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर एक कपल्ड वाइब्रेशन हो सकती है, दूसरा डीकपल्ड वाइब्रेशन हो सकती है। कपल्ड वाइब्रेशन बोले तो हमारे पास मान लिया ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है। अगर दोनों एटम इस टाइप से वाइब्रेट कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे कपल्ड वाइब्रेशन। डीकपल्ड वाइब्रेशन क्या होगी, मान लिया एक एटम रेस्ट में है और दूसरा एटम क्या कर रहा है, इस टाइप से वाइब्रेट कर रहा है। अब ये किस केस में हो सकता है, ये हो सकता है मान लिया अगर ये दोनों एटम है, इनका अप्रोक्सीमेट मास अगर इनका सेम है, मतलब इसका मास हमने मान लिया m1, इसका मास मान लिया m2 और ये मास अप्रोक्सीमेट बराबर है, तो उस केस में क्या होगी, ये दोनों एटम इस टाइप से वाइब्रेट करेंगे। अब वाइब्रेशन का रीजन क्या है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मासलेस स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब बाहर से जैसे ही फोर्स लगाऊंगा तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे इस टाइप से, और इसको हम बोलते हैं कपल्ड वाइब्रेशन। अब डीकपल्ड वाइब्रेशन कैसे होगी, मान लिया एक एटम हमारे पास ये है जो बहुत ज़्यादा हैवी है और दूसरा एटम ये है, जैसे हमने मान लिया HCl। ठीक है। तो जो Cl का मॉलिक्यूल्स है, जो Cl का एटम है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन का एटम है वो यहाँ पे वाइब्रेट करता रहेगा और जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स है उसको हम रेस्ट में मान लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी डीकपल्ड वाइब्रेशन। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रही है वो कपल्ड वाइब्रेशन हो रही है, मतलब दोनों एटम एक दूसरे के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। अब ये जो एटम है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे कोलम्बियन इंटरेक्शन भी होगी दो एटम के बीच में। पर जो कोलम्बियन इंटरेक्शन है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। कोलम्बियन इंटरेक्शन कैसे होगी, क्योंकि दोनों एटम पे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है तो वहाँ पे कुछ अट्रैक्शन और रिपल्सन भी होगा, पर उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो
एटम है वो हम मान के चलेंगे ओनली ऑन नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन यहाँ पे करेंगे। अब नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एटम है ये डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेस इन द सेंस इनके अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे ही बाहर से फोर्स लगाऊंगा तो ये एटम क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, ऑक्सीलेट करने के बाद वाइब्रेट करेगा, मतलब ये एटम पे बाहर से फोर्स लगाएंगे तो ये एटम वाइब्रेट करेगा। कुछ टाइम के बाद जब इसके अंदर वाइब्रेशन होगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लिया ये एटम यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एटम यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला एटम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इन सब एटम के अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगी। अब एग्जाम में इसका डायग्राम किस टाइप से बना के आना है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं और फिर से इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास ये क्या है, एक डायटोमिक लेटिस है और ये हमने इसमें अलग अलग एटम मान लिए, ठीक है। इस एटम का मास हमने बोल दिया m1 है, ये m2 है हमारे पास, ये m1 है, ये m2 और ये m1, ठीक है। ये मासलेस स्प्रिंग से हमने इनको इस टाइप से जोड़ दिया। इनके बीच की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे a मान ली। अब जैसे ये एटम वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, ये एटम कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये एटम यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर वाइब्रेशन या आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। इनको भी हम क्या करेंगे, एक मासलेस स्प्रिंग से कुछ इस टाइप से जोड़ देंगे। अब हमें पता यही लगाना है यहाँ पे कि इन एटम के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हम इस टाइप से लाइनिंग कर देंगे ताकि हमें पता लग जाए एटम की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो ये है और वाइब्रेशन होने के बाद, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इनकी पोजीशन ये है, ठीक है। अब ये जो दो एटम है वो किससे जुड़े हुए हैं, एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं। इनके ऊपर अब फोर्स लगेगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा। अब m1 एटम के ऊपर कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो m1 एटम मान लिया कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, m1 एटम जब वाइब्रेट कर रहा है तो x1 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x1 के। x1 क्या है, जो फर्स्ट एटम है इस फर्स्ट एटम का हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया x1, ठीक है। जैसे ही मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट हमने यहाँ पे बीटा ले लिया, बीटा x1, और ये नेगेटिव आएगा। ये हमारे पास जो फर्स्ट एटम है उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा या फिर लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, किसमें, फर्स्ट एटम के अंदर। अगर दूसरे के लिए निकालूँ, ये मैंने F1 बोल दिया, दूसरे के लिए क्या जाएगा F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X2, ठीक है। X2 क्या है, सेकेंड एटम का, ये हमने एटम 1 फर्स्ट बोल दिया x1 के अंदर, हाँ जो फर्स्ट एटम है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, और ये जो सेकंड एटम है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या बोल दिया, x2 बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा F2 इक्वल टू माइनस बीटा x2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे x1 का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, x1 की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू निकालेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन एटम की थोड़ा सा पोजीशन भी रिप्रेजेंट करके बता देते हैं और इनका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके बता देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो एटम है, ये जो एटम है इसको हमने बोल दी, ये हमारे पास क्या है, ये 2n एटम है, इनके बीच की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, a है। अब इससे जैसे ही आगे जाऊंगा तो ये क्या था, 2n एटम था, आगे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या है, a है, तो ये हमने a बोल दिया। ये क्या हो जाएगा, 2n+2, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, a। अब 2n से पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2n-1 a, इसको हम बोल देंगे 2n-2 और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस a, ठीक है। ये तो थी इनकी पोजीशन। अब अगर मैं इनका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करके बताना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जो 2n एटम है इसका डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मान लिया, u2n मान लिया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने क्या मान लिया, u2n+1 इसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया, और ये वाला जो एटम है इसका डिस्प्लेस 2n+2 a का डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे मान लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा u2n+2, ठीक है। सिमिलर अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट लिखूँ तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा अपने पास, इसको लिख सकते हैं हम u2n-1 और इसको हम लिखेंगे u2n-2। इस टाइप से हम इनकी पोजीशन और इनका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करके बता देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें यही करना है कि हम यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालेंगे और x2 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है, इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, कंसिडर वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस with two atom of mass m1 and m2 are placed at a lattice point in diatomic lattice। तो हमने यहाँ पे क्या माना, हमारे पास एक वन डायमेंशन डायटोमिक लैटिस है जो दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है, और उन एटम का मास क्या है, m1 और m2। हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे जो m2 है वो ग्रेटर देन है किससे, m1 से, और उन एटम को किस में प्लेस कर रखा है,
लेटिस पॉइंट के ऊपर प्लेस कर रखा है। उसके बाद बता रखा है इनके बीच की जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे a मान लिया, और इनिशियली ये किस में था, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर था। मतलब ये जो एटम है M1 और M2 ये किस में थे, इक्विलिब्रियम में थे। अब इनके बीच में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कब होगी, जब बाहर से हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या फिर इसके इंटरनल एनर्जी के कारण ये एटम जो डिस्प्लेसमेंट है या वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद लेट द एटम बी लोकेटेड एट द साइट रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब जो फर्स्ट एटम है वो किस पे रखा गया है, उसकी पोजीशन क्या है, 2n है। अब 2n से अगर मैं आगे चलूंगा, इस एटम ये मैंने बोल दिया 2n है, इससे आगे चलूंगा तो ये हो जाएगा 2n+1, इससे और आगे चलूंगा तो ये हो जाएगा 2n+2। अगर इससे पीछे आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 2n-1, और पीछे आऊंगा तो इसको क्या बोलेंगे 2n-2 बोल देंगे। ठीक है, लेट 2n बी द डिस्प्लेसमेंट। अब जो 2n एटम है इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, 2n एटम के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा u2n, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा u2n+1, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा। इस टाइप से हम इनका डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन को रिप्रेजेंट करके बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, if there is only nearest interaction and द बॉन्ड इलास्टिक स्प्रिंग, मतलब यहाँ पे ओनली नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन टेक प्लेस करेगी। जो कोलम्बियन इंटरेक्शन है उसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। जो दो एटम के बीच में हमने यहाँ पे जो स्प्रिंग माना, जो बॉन्ड माना है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक इलास्टिक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। तो सो देर विल बी रिस्टोरिंग फोर्स ऑन ईच एटम, दोनों एटम पे क्या लगेगा, कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा। फर्स्ट एटम के ऊपर हमने रिस्टोरिंग फोर्स ये मान लिया, x1 क्या है, फर्स्ट एटम का डिस्प्लेसमेंट मान लिया, और सेकेंड एटम के ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, x2 लगेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, x1 की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे, और उस पुट करने के बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन का एक प्लेन वेव सॉल्यूशन लेके हम इसको सोल्व करेंगे आगे। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में ये हमने मान रखा कि हम यहाँ पे ओनली नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन को यहाँ पे लेके चलेंगे। अब हम यहाँ पे निकालेंगे जो x1 है, मतलब जो फर्स्ट एटम है उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये हमने जो फर्स्ट एटम है इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x1 मान लिया, वैसे डिस्प्लेसमेंट कितना है 2x1, पर हमने निकालना क्या है, x1 निकालना है, तो इसको हमने x1 बोल दिया। अब जो x1 के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, x1 किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो इस एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दूसरा x1 इस एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये एटम भी कुछ ना कुछ वाइब्रेट करेगा और ये एटम भी कुछ ना कुछ वाइब्रेट करेगा। तो इन दोनों एटम की जो वाइब्रेशन का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इस एटम का जो वाइब्रेशन है और इस एटम का जो वाइब्रेशन है, उन दोनों का हम रिजल्टेंट लेके चलेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, x1 का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर मैं और ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे इस x1 जो m1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमारे पास u2n, इस u2n में से हम माइनस कर देंगे u2n-1, और अब ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके डिस्प्लेसमेंट में से माइनस कर देंगे इसका डिस्प्लेसमेंट, और इस तरफ वाले में क्या होगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें से माइनस कर देंगे ये वाला। तो यहाँ से अपने को x1 की वैल्यू मिल जाएगी। x1 में हमने क्या किया है, u2n ये रहा, इस u2n में से ये डिस्प्लेसमेंट हमने माइनस कर दिया। ठीक है, और फिर ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है u2n+1, और इसमें से माइनस कर दिया हमने u2n, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये अपने पास u2n है, ये भी अपने पास u2n है, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2u2n हो जाएगा अपने पास। ठीक है, बाकी का ये ऐसे का ऐसे। सिमिलर अपने पास क्या जाएगा, जो x2 की वैल्यू निकालेंगे, x2 की वैल्यू भी अपने पास बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी। x2 हमने किसको बोल दिया, x2 हमने बोल दिया x2 डिस्प्लेसमेंट इस एटम का है। ठीक है, अब ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे तो अपने पास x2 का डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही किया है, u2n+1 ये रहा अपने पास, इसमें से माइनस करेंगे ये वाला। ठीक है, अब इसमें से फिर ये माइनस कर देंगे, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। u2n+1 और u2n+1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2n+1 आ जाएगा, और ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे x1 की वैल्यू निकाल ली, हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल ली, x2 की वैल्यू निकाल ली। दोनों वैल्यू उठा के कहाँ पे पुट करेंगे, x1 की यहाँ पे पुट कर देंगे और x2 की यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे हमारे पास क्या था, f = -β
x1। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू हमने पुट कर दी और हमारे पास ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी, f1 ऐसे कैसे माइनस बीटा, और ये कंप्लीट की कंप्लीट किसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे यूज किया न्यूटन सेकंड लॉ का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ अपने पास क्या आता है, F इक्वल टू एम ए आता है। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को हम लिख सकते हैं डी स्क्वेयर यू बाय यू टू एन, क्योंकि फर्स्ट एटम के लिए निकाल लें तो डी टी स्क्वेयर। यू क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो क्या जाएगा, अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम डी स्क्वेयर यू टू एन बाय डी टी स्क्वेयर। तो हमने यहाँ पे यही किया है, f की जगह हमने ये कर दिया और यहाँ पे हमने m1 लिया है क्योंकि हम फर्स्ट एटम के लिए निकाल लें। बाकी की सारी टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी। सिमिलर हम किसके लिए करेंगे, सिमिलर हम, ये तो हमने f1 के लिए किया था, सिमिलर हम किसके लिए करेंगे, f2 के लिए कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ये जो m1 इस तरफ था, इस m1 को उठा के हम इस तरफ लिया, इस तरफ मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। सिमिलर किसके लिए किया है, x2 के लिए किया है, ठीक है, डिटो बिल्कुल वैसे का वैसे है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 क्या है, ये अपने पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इनका हम यहाँ पे कुछ प्लेन वेव सॉल्यूशन यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, u2n की वैल्यू निकालनी है, u2n प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है, u2n प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। सब वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी जाएगी और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिमिलर इसमें भी हम यही करने वाले हैं, u2n माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करने के बाद अपने पास देखते हैं क्या आएगा। तो हमने यहाँ पे जो सॉल्यूशन माना है, सॉल्यूशन क्या मान लिया, u2n इक्वल टू a1 यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और e की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को। ये प्लेन वेव सॉल्यूशन आपको याद करके चलना पड़ेगा। अब एटम की पोजीशन क्या क्या है, x क्या है पोजीशन। अगर मेरे को u2n की पोजीशन निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2n पुट कर देंगे, सेकंड एटम की पोजीशन आ जाएगी, साथ में यहाँ पे अपने पास a भी आएगा, ठीक है, a भी लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2n लिख देंगे, 2n a लिख देंगे तो फर्स्ट एटम की पोजीशन आ जाएगी, 2n प्लस 2 लिख देंगे और इनटू में a कर देंगे तो सेकंड की पोजीशन आ जाएगी, थर्ड का पुट करेंगे। तो ऐसे करके जैसे हमारे पास क्या है, मैं करके बता देता हूँ एक का, अपने पास है e की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब अगर मैं x की जगह क्या पुट कर दूँ, 2n पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा के, तो ऐसे का ऐसे, ये वाली टर्म भी ऐसे कैसे रहेगी, और हमें x की जगह क्या पुट करना है, 2na। तो ये इसका सॉल्यूशन अपने को मिल गया। अगर 2n प्लस 1 इंटू ए कर देता हूँ, यहाँ पे x की जगह क्या कर दो, 2n प्लस 1 इंटू ए, तो ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन इस टाइप से हम सबका निकाल लेंगे। तो हमने 2na पुट किया तो हमारे पास किसकी पोजीशन आ गई, हाँ, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद u2n प्लस 1 के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, 2n प्लस 1 इंटू ए पुट कर दूंगा। सेकेंड 2n प्लस 2 के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे x की जगह 2n प्लस 2 पुट कर दिया जाएगा और यहाँ पे 2n माइनस 1 के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे 2n माइनस 1 पुट कर दिया जाएगा। अब ये जितने भी इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाली, किस किस की वैल्यू निकाल ली, 2n माइनस 1 की वैल्यू निकाल ली, 2n प्लस 1 की वैल्यू निकाल ली और u2n की वैल्यू निकाल ली। सबकी सब वैल्यू उठा के, कौन कौन सी वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, दूसरा ये वैल्यू और तीसरी ये वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करने वाले हैं। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, जो u है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर रखा है, तो यहाँ पे u2n कहाँ है अपने पास, ये रहा u2n, इसका हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे और 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आइटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। a1 ऐसे का सर, ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे ऐसे की ऐसी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करने वाले हैं, बाकी वैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, जो डी स्क्वायर यू था वहाँ पे हमने जो u2n था उसका डबल डिफरेंशिएशन किया, डबल डिफरेंशिएशन करके हमने यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे जो साथ में m1 था वो हमने यहाँ पे एज इट इज रखा। ये वाली जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दी। अब ये जो हमारे पास बेसिकली 3 टर्म आती है, फर्स्ट टर्म ये आती है, सेकंड टर्म ये आती है और थर्ड टर्म ये आती है। अब इन तीनों टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर आइटा ओमेगा और k 2na, ये हम तीनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें भी ये वाली टर्म e की पावर आइटा ओमेगा k 2na सब में कॉमन है तो हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा, इस टर्म में क्या बचेगा, ये कॉमन निकालने के बाद ये बच जाएगा a2 बचेगा, e की पावर आइटा k और साथ में आ जाएगा अपने पास a,
ठीक है। इन सब इसके अंदर ये बच जाएगा, सेकंड के अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर बच जाएगा e की पावर आयटा के ए, इस माइनस में ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हमने तीनों के अंदर से क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब एक चीज़ और रहती है, हमने यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो एक में एम्पलीट्यूड A1 लिया है, एक में एम्पलीट्यूड A2 लिया है, पर जो मोनो एटॉमिक था, मोनो एटॉमिक में हमने सिर्फ A1 एम्पलीट्यूड लिया था। उसका रीज़न ये है कि मोनो एटॉमिक में दोनों एटम का मास सेम था, पर यहाँ पे दोनों एटम का मास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है, दोनों टर्म में से e की पावर आयटा ओमेगा माइनस के 2na हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद जो बची हुई टर्म है वो हमने नीचे लिख दी, जो कॉमन निकाली हुई टर्म है वो हमने नीचे लिख दी। अब ये टर्म, इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचा, आयटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। m1 यहाँ पे एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज, और a1 यहाँ पे एज इट इज। इक्वली में जो बीटा वाली जो टर्म है ये कंप्लीट की कंप्लीट हमने यहाँ पे लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अपने पास यहाँ से 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से हमने इसको डिवाइड कर लिया, -2a यहाँ पे एज इट इज है। तो ये कंप्लीट की कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी अपने पास, ये बन जाएगी cos ka। ठीक है, ये क्या बन जाएगी, cos k बन जाएगी। बाकी की सारी जो टर्म है वो अपने पास एज इट इज है। अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको उठा के इक्वल टू की साइड से उस तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, जो टर्म माइनस की इस तरफ, उस तरफ जाके वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ बीटा आ जाएगा, इसके साथ भी क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो 2a1 बीटा इस तरफ आगे प्लस का हो गया, ये वाली टर्म माइनस की थी, ये हमने यहाँ पे लिख दी, ये बची हुई टर्म हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे बीटा है और इस टर्म में भी बीटा है। इन दोनों टर्म में से बीटा कॉमन निकाल लेता हूं, एक सेकेंड, बीटा नहीं, यहाँ पे a1 है और यहाँ पे भी a1 है। इन दोनों टर्म में से हम a1 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 बीटा बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, m1 ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। a हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, ये जो टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। तो ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किसका है, f1 का सॉल्यूशन है। सिमिलर f2 का सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे f2 के सॉल्यूशन में क्या आएगा अपने पास, एक सेकंड, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, फ्रेम में नहीं था, ये वाली जो टर्म है इसको उठा के मैं इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके गया, तो जो टर्म माइनस की थी वो इस तरफ आके प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ये टर्म है और ये टर्म है, इसमें a1 और a1 दोनों में कॉमन है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। बाकी की बची हुई टर्म यहाँ पे एज इट इज है, तो ये हमने f1 का सॉल्यूशन ले लिया। सिमिलर f2 का सॉल्यूशन आ जाएगा। f2 के सॉल्यूशन में क्या आएगा, यहाँ पे a1 आया है अपने पास, यहाँ पे a2 आया है, तो ये टर्म ऐसे की ऐसे रहेगी और यहाँ पे a1 मिलेगा और सिमिलर अपने को यहाँ पे इस तरफ क्या मिलेगा, a2 मिलेगा। तो जो सेकंड है उसका सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा अपने को, सेकंड का सॉल्यूशन ये मिल जाएगा, जहाँ पे m1 था वहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। बाकी डिटो सेम का सेम रहेगा। अब इसका जो सॉल्यूशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो टर्म है इसमें क्या करेंगे हम, ये वाली टर्म हमने पहले लिख ली और ये वाली जो टर्म है वो हमने बाद में लिख ली। ये जो a1 है इसको हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है, ये जो a1 है इसको बाहर निकाल के लिख लिया और इस a2 को भी हमने यहाँ पे बाहर निकाल के लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने पास ये वाली जो इक्वेशन है इसमें a1 का कोफिशिएंट ये है और a2 का कोफिशिएंट ये है। तो दोनों इक्वेशन पहले वाली कौन सी थी अपने पास, पहले वाली इक्वेशन ये थी, ये वाली जो स्टार इक्वेशन है इसमें a1 का कोफिशिएंट ये रहा और a2 का कोफिशिएंट अपने पास ये रहा। तो इन दोनों के हम a1 और a2 के जो कोफिशिएंट है उनको अलग लिख लेते हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो ये दोनों a1 के कोफिशिएंट है और ये जो दोनों है वो a2 के कोफिशिएंट है। इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट स्टार इक्वेशन का, जो पहले वाली इक्वेशन का ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन का है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टर्म है वो कंप्लीट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो a1 है और जो a2 है ये 0 के इक्वल हो नहीं सकता। अगर एम्पलीट्यूड 0 होगा तो उनका वाइब्रेशन ही नहीं होगा एटम का, या फिर हमने जो सॉल्यूशन लिया वो सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा। या फिर इसका एक रीज़न ये भी बोल सकते हैं, अगर एटम वाइब्रेट ही नहीं करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड कहाँ से आएगा। पर हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं कि उस वन डायमेंशन डायटोमिक क्रिस्टल के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन होगी तो कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। बोले तो अब ये टर्म किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो ये जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो इतनी बड़ी टर्म है इसका डिटरमिनेंट हम 0 के इक्वल लेके चल लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे यही किया है, जो ऊपर वाली जो मैट्रिक्स के अंदर टर्म थी उसका हमने डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ले लिया और उसको सिंप्लीफाई किया। इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 4 बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर के ए आ जाएगा। और ये टर्म हमने यहाँ पे ब्रैकेट में
एज इट इज लिख ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, इस 2 बीटा को इस 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इस 2 बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इस टर्म को इसके साथ इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने यही किया है, ये जो कंप्लीट की कंप्लीट टर्म है इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है 4 बीटा स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पे भी अपने पास बीटा स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे बीटा स्क्वायर आएगा तो 4 बीटा स्क्वायर और 4 बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर के बच जाएगा। बाकी की जो बची हुई टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। अब ये वाली जो टर्म है 1 माइनस कोस स्क्वायर के, ये क्या बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर के बन जाएगा और यहाँ पे जो 4 बीटा स्क्वायर है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो टर्म आई है अपने पास, इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को m1 और m2 से डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे m1 m2 से डिवाइड करवाया, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 m2 आ जाएगा डिवाइड में और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा डिवाइड में m1 m2। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख रखा है। अब अगर मैं इस टर्म को यहाँ पे सोल्व करूँ, हमारे पास ये क्या है m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 के दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, m1 और m2, इसके नीचे भी m1 और m2 अलग अलग लिख लेते हैं। m1 से m1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2 इसको लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पे लिख रखा है, 2 बीटा एज इट इज लिखा। इस टर्म को सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस टर्म को सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे ये लिख दिया और ये टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज उतार दी। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कौन से फॉर्मूले का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और फॉर्मूले का यूज करके इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास एक सेकंड, ये यहाँ पे आएगा ओमेगा की पावर 4, ठीक है। अब ये जो ओमेगा की पावर 4 है इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर लेके चल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा के रूट निकालें या ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो कंप्लीट टर्म है वो क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो बची हुई टर्म है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी। किस में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर पुट करेंगे। बी की वैल्यू है अपने पास, ठीक है, सी की वैल्यू है अपने पास, ए की वैल्यू है, तीनों को पुट करेंगे। पुट करने के बाद अपने पास जो इक्वेशन आएगी ये वाली इक्वेशन अपने पास आ जाएगी, 2 बीटा 1 बाय m1 प्लस 1 बाय m2 प्लस माइनस 2 बीटा, ठीक है, और ये वाली टर्म अपने पास आ जाएगी, ठीक है। अब डिवाइड में भी क्या है 2a है, डिवाइड में क्या है 2a है, तो इंटू में 1 2 इंटू 1, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बची हुई टर्म है वो हमने क्या कर दी, कैंसिल कर दी। तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा, यहाँ से एज इट इज ये टर्म यहाँ पे एज इट इज उतार ली, बीटा यहाँ से उतार लिया और 1 बाय m1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय m2 का स्क्वायर, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है कोने में ये क्या है 4 साइन स्क्वायर के ए डिवाइड बाई m1 m2, ठीक है, ये भी किस में है रूट के अंदर है। तो ये वाली टर्म हमने उतार ली। अब ये जो रिजल्ट आया है अपने पास, ये अपने पास मास्टर इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, इस ओमेगा प्लस की वैल्यू, मतलब यहाँ पे अपने पास क्या था ओमेगा प्लस माइनस था, ठीक है, ये प्लस था माइनस, एक बार हम प्लस की वैल्यू लिख लेंगे, एक बार हम माइनस की वैल्यू लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करने वाले हैं। अब जो लास्ट टाइम अपने पास जो रिलेशन आया था, उस लास्ट टाइम जो इक्वेशन आई थी उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन रिलेशन बोलते हैं, 1 डायमेंशन डायटोमिक लैटिस के लिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, जो एक बार ओमेगा प्लस की वैल्यू लिख ली और एक बार हमने ओमेगा माइनस की वैल्यू लिख ली। जो ओमेगा प्लस की जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच बोलते हैं, और जो ओमेगा माइनस की वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं अकोस्टिकल ब्रांच। अब इन दो ब्रांच से क्या पता लग रहा है, अपने पास जो डायटोमिक लैटिस है, इस डायटोमिक लैटिस के अंदर बेसिकली 2 टाइप से वाइब्रेशन हो सकती हैं। जो ऑप्टिकल ब्रांच है, ऑप्टिकल ब्रांच में हम क्या लेके चलेंगे, ऑप्टिकल ब्रांच में अपने पास क्या होगी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो क्वांटा होगा वो क्या होगा, फोटोन होगा। और यहाँ पे अकोस्टिकल ब्रांच में क्या हो, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, या तो कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तब, या फिर कोई चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करता है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की वाइब्रेशन के कारण क्या प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे अपने पास ऑप्टिकल ब्रांच प्रोड्यूस होगी, या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी जिसका क्वांटा हमने फोटोन है ले रखा है। उसके बाद जो अकोस्टिकल ब्रांच है, अकोस्टिकल ब्रांच कैसे प्रोड्यूस होगी, ये एक टाइप की मैकेनिकल ब्रांच भी हम बोल सकते हैं इसको। और अकोस्टिकल ब्रांच में एक टाइप की इलास्टिक वेव प्रोड्यूस होगी और इस इलास्टिक वेव का जो क्वांटा होगा वो क्या होगा, फोनोन होगा, फोनोन। तो फोनोन क्या है, जो इलास्टिक वेव है या जो साउंड वेव हो, साउंड वेव का जो क्वांटा होता है उसको हम बोलते हैं फोनोन,
ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, आगे भी इसका एक लेक्चर बनेगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, हमने ये जो वैल्यू निकाली है इन वैल्यू में क्या करेंगे, इसके अलग अलग केस लेके चलेंगे। अलग अलग केस में हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो के है फर्स्ट केस में हम क्या लेके चलेंगे, जो के है के की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 0 के इक्वल लेके चलेंगे। सेकेंड केस में क्या होगा, हम जो k की वैल्यू है वो टेंस टू 0 लेके चलेंगे। मतलब फर्स्ट केस में हम क्या लिया, k की वैल्यू पूरी ही 0 है। सेकंड केस में क्या लेंगे, k की वैल्यू अप्रोक्सीमेट मतलब टेंस कर रही है किसको, 0 को। 0 को स्टार्टिंग में इसके लिए सोल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, फिर इसके लिए सोल्व करेंगे। और जो थर्ड केस है, थर्ड केस में हम क्या लेंगे, थर्ड केस में हम बाउंड्री जो ब्रिलियन जोन है अपने पास या फिर बाउंड्री है ब्रिलियन जोन की, उसके लिए लेके इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद जो हमने ये जो ऑप्टिकल ब्रांच बोली है, अकोस्टिकल ब्रांच बोली, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे वाइब्रेशन किस टाइप से होगी, एक तो बेसिकली यहाँ पे वाइब्रेशन कुछ इस टाइप से होगी, ये जो एटम है वो किस, ये यहाँ से वाइब्रेट करके यहाँ पे चला जाएगा, ये एटम वाइब्रेट करके यहाँ पे चला जाएगा। दूसरा, एक तो वाइब्रेशन ऐसे हो सकती है, दूसरा वाइब्रेशन कैसे हो सकती है, इस टाइप से वाइब्रेशन कर सकते हैं। मतलब ये जो एटम है वो इस टाइप से वाइब्रेट कर सकता है, और ये वाला जो एटम है वो इस टाइप से वाइब्रेट कर सकता है, और ये वाला एटम कुछ इस टाइप से वाइब्रेट कर सकता है। यहाँ पे इस टाइप से वाइब्रेशन होगा और यहाँ पे कुछ इस टाइप से वाइब्रेशन होगा। ये सब पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, और जो मोनोएटॉमिक लैटिस है, मोनोएटॉमिक लैटिस के ऊपर हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है, और वो टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। थैंक यू।